वालेकुम। हम न्यूक्लियर एटम देखते हैं, यानी हम ऐसा एटम देखते हैं, यानी ये हम हिस्ट्री में की बात कर रहे हैं अगर, तो इससे पहले हिस्ट्री में ये जाना जाता था कि जो एटम है इट्स अ सॉलिड स्फीयर एंड इट डजंट लाइक कंसिस्ट ऑफ इट डजंट हैव एनी इंटरनल स्ट्रक्चर। और अगर मतलब क्योंकि ये कहते थे कि एटम इज़ दी एटम एटम जो है वो एक ग्रीक वर्ड एटमोस से निकला हुआ था विच मेंट अनब्रेकेबल। और तो यानी एटम जो है वो वाज कंसिडर्ड टू बी दी फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ नेचर। और एटम्स से यानी स्मॉलर कुछ नहीं था। आप ये कह लो कि एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर या उसका कोई फर्दर उसको तोड़ा नहीं जा सकता था। सो देन कम्स इन द न्यूक्लियर एटम, यानी ऐसा एटम जिसके अंदर एक न्यूक्लियस था। सो ये कैसे हुआ? कहता है कि एन एटम वाज सपोज्ड टू बी अ हार्ड सॉलिड स्फीयर अंटिल 19th century. The discovery of electrons showed that atom contains one or more electrons. सो ये डिस्कवरी कहाँ पे हुई? बेसिकली हम कैथोड रेस के बारे में पहले से जानते थे। जे थॉमसन कैथोड रेस के ऊपर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट, मतलब उसका जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो डिस्चार्ज ट्यूब थी, बेसिकली उसके अंदर से निकले हुए रेडिएशन को स्टडी करता था। तो कैथोड रेस को जे थॉमसन ने प्रूव किया कि ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कमिंग आउट फ्रॉम दी एटम्स, ये इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बाद जे थॉमसन ने ये प्रपोज किया कि एटम जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो, यानी ये फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था या एटम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करने की फर्स्ट अटैम्प्ट थी जे थॉमसन की, जिसमें उसने कहा कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्फेरिकल मास विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज। और ये तो पहले से हम जानते थे कि एटम जो है वो न्यूट्रल है। तो जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए एटम के अंदर तो हमने कहा कि एटम जो है चूँकि वो न्यूट्रल है, सो एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐसे पड़े हुए, जैसे एक ये प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको कहते हैं कि ऐसे पड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो जगह जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ठीक है, तो electrons can oscillate inside the positive charge spheric charge sphere and in this way they emit electromagnetic waves, जो कि हम कैथोड रेज जो उसने स्टडी की थी। the density of atom is uniform, no empty free space एटम के अंदर। तो ये जे थॉमसन का फर्स्ट, और इसको फिर बड़ी जो है वो रिकग्निशन मिली क्योंकि जे थॉमसन का एक नाम था। तो ये हमारा फर्स्ट मॉडल था, प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको कहते हैं। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देन कम्स इन। और इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम हमने जो जिसको अभी भी हम यूज़ करते हैं इवन, यानी जो अभी तक एटम का जो मॉडल है एक्सपेरिमेंटली प्रूव, वो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बेसिकली उसके जो स्टूडेंट थे, आई थिंक गाइगर और मार्सडन, ये दोनों एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एंड इन्होंने एक्सपेरिमेंट में उस टाइम पर अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो नए नए डिस्कवर हुए थे। तो अल्फ़ा पार्टिकल एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से निकला करते थे और ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो है वो इनके पास भी था। सो इन्होंने उस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस को डिफरेंट, पूरी दुनिया में ऐसे एक्सपेरिमेंट होते थे कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है उसको बम्बार्ड करके न्यूक्लियस को चेंज किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कि गोल्ड फॉइल के ऊपर इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड किया और उससे निकलने वाले यानी वो स्कैटरिंग जो थी उन पार्टिकल्स की, उसको स्टडी किया। दे स्टडी अल्फ़ा पार्टिकल एंड स्टडी दी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड दी मिनरल कोटेड स्क्रीन वॉज। और जाहिर है कि उसके आगे एक मिनरल कोटेड स्क्रीन थी जिसके ऊपर जब अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्ड करते थे वहाँ पे एक निशान बन जाता था, सो दैट हमें ये पता चल जाए कि अल्फ़ा पार्टिकल किस एंगल से जो है वो स्कैटर हुए हैं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास राइट थ्रू दी गोल्ड फॉयल। अब ये गोल्ड फॉयल यहाँ पे जो यूज़ की थी वो बहुत ज़्यादा, आप कह लो कि बहुत पतली थी, इतनी पतली कि आप यूँ समझिए जैसे अगर आप इस फॉयल को देखें तो मतलब समझो कि एटम वन एटम जो है वो पूरे सरफेस एरिया में है। ऐसा नहीं है कि एक एटम के आगे एक दूसरा भी एटम हो, इतनी थिन उसकी जो है वो फॉयल थी। सो राइट थ्रू दी गोल्ड फॉयल हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो हैं दे पास राइट थ्रू दी फॉयल। और वो यानी आपके पास जितने भी हमने पार्टिकल इसके ऊपर बम्बार्ड किए, अगर हम स्क्रीन देखें तो स्क्रीन के ऊपर वो सारे पार्टिकल सीधे सीधे आगे ऐसे लग गए जैसे कि वो किसी चीज़ में से पास ही नहीं हुए और गोल्ड फॉयल वहाँ पे है ही नहीं। Rutherford concluded that there are two types of charges in the atom, negative and positive. Negative charges are light called electrons
were brushed away by heavy alpha particle, whereas alpha particle were repelled by central part of the atom, showing that this central part is much heavier. So एक्सपेरिमेंट में ये हुआ कि अगर यहाँ पे इसकी डायग्राम दी हुई है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो मोस्टली तो आके वैसे स्क्रीन के ऊपर जो है वो थोड़ा बहुत स्कैटरिंग यानी डिफरेंट एंगल से हुई, लेकिन मोस्टली जो है वो स्मॉलर एंगल्स यानी ज़ीरो एंगल से जिस एंगल पे आ रहे थे उसी एंगल से आके इन्होंने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे स्ट्राइक किया। जबकि बहुत कम ऐसे पार्टिकल भी थे जो कि लार्जर एंगल के ऊपर जो है स्कैटर हुए, और वेरी फ्यू वर दोज हु स्कैटर्ड एट 180 डिग्री, जो पीछे की तरफ स्कैटर्ड हो गए। तो उसने कहा कि भाई मोस्ट ऑफ द एटम जो है वो एम्प्टी है या इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पर, और वहाँ से चूँकि अल्फा पार्टिकल बहुत ज़्यादा हैवी हैं तो वो वहाँ से स्ट्रेट गुजर गए, जबकि बाकी का जो एटम है सो यहाँ से ये जो एम्प्टी स्पेस है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल को गुजरने में कोई मसला नहीं हुआ। जबकि ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है जब ये यहाँ से यहाँ पे टकराए तो इधर और ये डिपेंड करता है कि हेड ऑन कोलिजन हुई कि ये थोड़ा सा डिफरेंस के साथ यानी इसकी प्रेफरल जगह पर ये कोलाइड किए, तो उस पर डिपेंड किया कि ये या तो लार्जर एंगल के ऊपर स्कैटर हुए या फिर ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होके वापस आ गए। तो यहाँ से इन्होंने एक मॉडल रदरफोर्ड ने जो है वो रदरफोर्ड ने उसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दी और ये मॉडल डिस्क्राइब किया, जिसमें कि उसने कहा कि एटम डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म डेंसिटी, जैसे कि प्लम पुडिंग मॉडल में कहा गया था। इंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ टाइनी पार्ट ऑफ द एटम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस. Nucleus is positively charged and is located at the center of the atom. There's empty space around the nucleus in the atom, और इलेक्ट्रॉन जो है वो empty space में है, and they are revolving circularly around the orbit of the nucleus. अच्छा, इस मॉडल में although ये मॉडल बहुत अच्छा था और एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर दिया, बट ये सिर्फ एक इसमें जो मसला था वो ये था दैट ही कंसिडर, सिंस हमने कहा कि एक चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है वी नो इट एमिट्स रेडिएशन व्हेन इट मूव्स और एक्सेलरेट, तो ये जो है वो बेसिकली डीसेलरेट, तो ये रेडिएशन एमिट करता है। सो जब ये रेडिएशन एमिट करेगा इट विल हैव लोअर एनर्जी और इट विल फॉल इनटू अ स्मॉलर, आप कह लो कि शेल, एक लार्जर शेल में मूव करने वाला पार्टिकल जो है जो कि एक्सेलरेट कर रहा है, जाहिर है क्योंकि वो सर्कल में मूव कर रहा है, तो वो एक फोटोन यहाँ से एमिट करेगा और उसका जो ऑर्बिट है वो उसकी जो यानी रेडियस है वो स्मॉलर हो जाएगा। तो एक स्मॉलर रेडियस में फिर वो करेगा मूव और फिर से जाहिर है फोटोन एमिट करेगा और उसका रेडियस और स्मॉलर हो जाएगा, अनटिल कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्मॉलर एंड स्मॉलर रेडियस में से होता हुआ डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाता है। सो दिस एक्चुअली यू नो ये एटम की एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर देता है ना ये मॉडल। अगर हम इस तरह सोचते हैं कि ऐसे तो एटम एग्जिस्ट नहीं करता, सो ये इसका ड्रॉबैक था कि हम ये कंसिडर कर रहे थे कि ये एक क्लासिकल चार्ज पार्टिकल है जो कि जब एक्सेलरेट होगा तो चार्ज तो फोटोन या रेडिएशन एमिट करेगा और उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। तो एटम की एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं हो रही थी इस तरह, तो जबकि एटम तो एग्जिस्ट करते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन वुड move in a shorter orbit, eventually they will fall into the nucleus as electron move into a circular orbit. So during accelerated motion the frequency of the electromagnetic waves emitted will increase continuously. This is quite contrary to experimental observation which shows that atoms when excited give only a particular frequency. ये हम आगे जाके देखेंगे बोहर की atomic theory में. Since atomic number of an atom is equal to the number of protons, so the atomic number increases, the charge on the nucleus increases. The nucleus then attracts to orbital nucleon, and greater force will result that the radius of the orbit decreases and heavier atom are not much larger than the lighter one, which is not true. अच्छा, बेसिकली ये जो लिमिटेशन है इसके अंदर आपने ये एक लिमिटेशन ही कर लेनी है कि जो एटम की एग्जिस्टेंस है वो पॉसिबल नहीं हो सकती व्हेन वी कंसिडर द चार्ज पार्टिकल मूविंग विद बाय गिविंग आउट रेडिएशंस एवरी टाइम, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एटम जो है वो, सो ये आपकी लिमिटेशन होगी इसके अंदर। रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला जो है वो कुछ इस टाइप का फार्मूला था, इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जिसमें आप इसको अगर आप इसको कुछ ये बेसिकली जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और 1/2 कैप टी ए यानी काइनेटिक एनर्जी, और या आप इसको यूँ कर लीजिएगा
कि आप इसको बस ये याद कर लें कि प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ θ/2 है। सो ये कि जस्ट ये शो करने के लिए कि जो एज इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू sin θ/2। तो ये कि ग्राफ में अगर आप देखें तो इस तरफ आपके पास एफ ऑफ थीटा है इन नंबर ऑफ पार्टिकल कमिंग आउट एट पर्टिकुलर थीटा। तो आप देखिए कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल यानी यहाँ पे आपको जो कि लॉगरिथमिक स्केल आई थिंक, तो इधर आपको जो पार्टिकल्स है वो दिख नहीं रहा कि कितने पार्टिकल्स हैं, बट ये लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, सो ये नंबर ऑफ पार्टिकल है। सो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल आर स्कैटर्ड एट स्मॉलर एंगल्स। सो इस तरफ एंगल है, सो स्मॉलर एंगल, जबकि वेरी फ्यू 180 पे जो स्कैटर होने वाला पार्टिकल है, सो इस तरफ पार्टिकल कम हो रहे हैं। सो वेरी फ्यू पार्टिकल स्कैटर एट लार्जर एंगल। सो ये इसका फॉर्मूला था जो कि इसने ड्राइव किया था बेस्ड ऑन दी एक्सपेरिमेंट। सो कहता है कि इस फॉर्मूला के मुताबिक द स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट ग्रेटर दी एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट, यानी जितना हैवी न्यूक्लियस होगा उतनी ही ज़्यादा स्कैटरिंग जो है वो होगी। और थिकनेस ऑफ द टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपका फॉइल है वो कितना थिक है। नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ दी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये जो मैंने नीचे यहाँ पे TA लिखा है तो ये काइनेटिक एनर्जी है। सो बहरहाल ये आपने इसको ब्रीफली कर लेना है, बहुत ज़्यादा इसकी उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। सो न्यूक्लियर आइटम की अगर हम डायमेंशन की बात कर लें तो द साइज ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस इज स्मॉल एज कम्पेयर टू द मिनिमम डिस्टेंस r to which incident alpha particle approach the nucleus before deflection। so alpha particle आया और ये न्यूक्लियस है, इससे आने के बाद ये इससे डिफ्लेक्ट होगा, वापस जाएगा। तो ये जितना इसके करीब जा सका वो हमने डिस्टेंस जो है वो एक्सपेरिमेंट से पता कर सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये न्यूक्लियस का साइज़ कहलाएगा। यानी ये उन्हीं अल्फ़ा पार्टिकल से हो पाएगा जो अल्फ़ा पार्टिकल 180 पे स्कैटर हुए हैं। जो ऊपर नीचे से गुजर गए हैं जाहिर है वो तो उनको हम स्टडी नहीं करें। यहाँ पे 180 पर वापस आने वाले अल्फ़ा पार्टिकल को स्टडी करें तो वो कितना करीब गए थे न्यूक्लियस के, ये हमें न्यूक्लियस का साइज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। एट द इंस्टेंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज़ इंटायरली पोटेंशियल। तो जैसे आप चार्ज पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है। सो ये जब इसके करीब आएगा तो दूर से आ रहा था तो काइनेटिक एनर्जी थी सारी, जब इसके करीब आएगा तो सारी पोटेंशियल हो जाएगी, एक टाइम पे स्टॉप होगा, ज़ीरो होगा और फिर वापस जाना शुरू हो जाएगा दोबारा। तो हम कह सकते हैं कि जी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपने लिख दी है के Q1 Q2/R। सो ये उसके बराबर होगी। सो यहाँ से हम रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस जो है उसको पता कर सकते हैं। सो ये रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस हो गया, इसको उठा के इधर ले आए। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है उसको पुट करके यहाँ पर तो हम ये पता कर सकते हैं कि जी रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सो अगर आप ये कैलकुलेट करें, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 7.7 MeV ऑफ अल्फा पार्टिकल हो तो R आपके पास आता है समथिंग लाइक 3 × 10⁻⁻14 मीटर। देयरफॉर द रेडियस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस इज़ लेस देन दिस। क्योंकि लेस देन क्यों, क्योंकि इस डिस्टेंस पर तो अल्फा पार्टिकल वापस आ गया ना, वो न्यूक्लियस तक पहुंच ही नहीं सका क्योंकि न्यूक्लियस उसको रिपेल कर रहा था, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज था और न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज था। तो इससे छोटा होगा गोल्ड जो फॉइल है उसका, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो गोल्ड के साथ ही किया गया था। अच्छा, उसके बाद आपके पास हम आ जाते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे। यहाँ पर आपने जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है वो कम्प्लीटली स्टडी करना है। इफ़ यू से आई विल मेक अ लेक्चर ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल सेपरेटली, बट आई नो कि आपने इसको FSC में पढ़ा हुआ है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर करना है। तो कैसे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी से आप एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर ऑर्बिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये डेरिवेशन FSC की सेकेंड ईयर की बुक में सारी की हुई है। आपने वहाँ से ये कम्प्लीटली स्टडी करना है और एवरी वन ऑफ़ यू विल टेल मी कि आपने ये पढ़ लिया है। इनफैक्ट आप ऐसे करें कि अपने रजिस्टर के ऊपर इसके नोट्स बनाएं बोहर एटॉमिक मॉडल के, और इसको आपने मेरे साथ शेयर करना है इन दी कमिंग वीक। मैं आपको यहाँ पे एटॉमिक स्पेक्ट्रा स्टडी करवा रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बोहर एटॉमिक मॉडल आप स्टडी खुद से करेंगे, ठीक है। जस्ट मेक मी से ओके जब आपको ये बात समझ आ जाए कि आपने ये खुद से करना है तो आपने सब ने मुझे ओके कहना है। और ये भी जब आपने ये कर लेना है, अपने नोट्स बना लेने हैं
यानी जस्ट वन टाइम आपने राइट डाउन करना है सारी चीज़ों को। जब आप राइट डाउन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी क्या चीज़ आपको समझ आ रही है क्या नहीं आ रही। वट एवर योर क्वेश्चन इज़, ठीक है, अभी मुझसे आपने पूछ लेना है विद इन दिस वीक, ईद से पहले, तो ताकि ये हमारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो। अब हम आ जाते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा के ऊपर। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है कि एटम जो है उसको हम एक्साइट करते हैं, और एक्साइट करने से क्या होता है कि एटम के इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने स्मॉल ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में चले जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं एटम जो है जब डी एक्साइट होता है तो वो वहाँ से रेडिएशन एमिट होती हैं। तो ये सारा काम हम कैसे करते हैं कि हम एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, इसके अंदर उस एटम जिस एटम की हमने जो है वो स्टडी करनी होती है स्पेक्ट्रा, उसको गैस के तौर पे इसमें भरते हैं, इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस पोटेंशियल को हम इतना ज़्यादा फिर वैल्यू इसकी बढ़ाते हैं सच दैट कि एटम जो है वो आयनाइज हो जाए, फिर वो एटम जो है या किसी एक्साइटेड स्टेट में उनके इलेक्ट्रॉन चले जाएँ। तो जब एटम एक्साइट हो जाते हैं फिर वो डी एक्साइट होते हैं, और यहाँ से फ़ोटोन एमिट होते हैं। इन फ़ोटोन को हम प्रिज्म में से या किसी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से गुजार के तो देखते हैं कि इनका जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है वो क्या है। तो उस डायफ्रैक्शन पैटर्न को फिर हम सॉरी नॉट डायफ्रैक्शन पैटर्न बट फ़ोटोन का स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा मतलब ये कि जो भी फ़ोटोन आ रहे हैं वो किस किस वेवलेंथ के हैं, ठीक है। सो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये वाले फ़ोटोन जाके फॉल कर रहे हैं, यानी किस किस फ्रीक्वेंसी या किस किस वेवलेंथ के ऊपर। तो फिर हम बताते हैं कि जी ये उस एटम का स्पेक्ट्रा है। अच्छा, अब ये जो एटम का स्पेक्ट्रा है इट शार्पली या आप कह लो कि ये फिंगर प्रिंट्स हैं किसी भी एलिमेंट के। एटम का स्पेक्ट्रा जो है वो एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका स्पेक्ट्रा की क्या वेवलेंथ होगी। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन में एक ख़ास तरतीब से जो एनर्जी लेवल्स हैं वो हैं, तो यानी एक ख़ास एनर्जी डिफरेंस के बाद एक दूसरा एनर्जी लेवल है, इस तरह। सो जब इनके अंदर ट्रांजिशन होती हैं या एक हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन नीचे आता है और फोटोन एमिट होता है, तो ये फोटोन जो है वो ये सिर्फ इसी हाइड्रोजन एटम का ही आप कह लो कि फिंगरप्रिंट है। ये वाला फोटोन हाइड्रोजन एटम से ही निकला होगा इस एनर्जी का, ठीक है, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। सो इस तरह हम इसका स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं। तो इस तरह आपके पास जो है वो कि आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। सो दिस इज़ डिस्चार्ज ट्यूब। आपने पोटेंशियल अप्लाई किया, एटम एक्साइट हुए, वो डी एक्साइट होंगे, उनको स्लिट में से गुजारा जाएगा, सिंगल स्लिट में से, टू मेक इट अ कोलिब्रेटेड बीम। उसके बाद प्रिज्म या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से आप उसको सॉर्ट करेंगे, यानी आप देखेंगे उनमें कौन कौन सी वेवलेंथ है, और स्क्रीन के ऊपर आपको वो वेवलेंथ शो हो जाएंगी। आप इन वेवलेंथ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मैच करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि ये वाला फोटोन किस वेवलेंथ का है, ये वाला किस वेवलेंथ का है, ठीक है, ये वाला तीसरा किस वेवलेंथ का है। तो ये वेवलेंथ सारी जो हैं आपके पास आएंगी, ये वेवलेंथ्स उस पर्टिकुलर एटम का सिग्नेचर होंगी, उसका फिंगरप्रिंट होंगी। वो यानी एटम से मेरी मुराद के उस एलिमेंट का। तो एटम आपको पता है कि बहुत सारे एलिमेंट हैं हमारे पास, हर एक एलिमेंट का इस तरह का स्पेक्ट्रा, यानी जो भी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रोजन स्टडी करना है, आपने हाइड्रोजन इस डिस्चार्ज ट्यूब में भरा, आपने उसको स्टडी किया, उसकी कुछ आपके पास ये पर्टिकुलर एनर्जी के फ़ोटोन आ गए इन एनर्जी के। अब ये एनर्जी के फ़ोटोन जब भी आपके पास कहीं से आएंगे, सूरज से रोशनी आ रही है, आपने उसको स्टडी किया, उसका स्पेक्ट्रा देखा कौन कौन से फ़ोटोन है, किसी स्टार से लाइट आ रही है, आपने उसको स्टडी किया, उसका स्पेक्ट्रा देखा। तो जब भी आपके पास इन पर्टिकुलर एनर्जी के फ़ोटोन होंगे जो कि हाइड्रोजन ने हमें दिए हैं एक्सपेरिमेंट में, हम यही सोचेंगे कि ये वाला जो लाइट है ये हाइड्रोजन से आ रही है, या इस स्टार के अंदर हाइड्रोजन है इस टाइम पर, तो ये वो लाइट भेज रहा है। इसी तरह अगर मुझे कार्बन का स्टडी करना है तो मैं कार्बन के लिए भी सेम प्रोसेस करूँगी, उसके अलहदा से कुछ फोटॉन्स आएंगे, मतलब उसके फ़ोटोन की एनर्जीज़ जो हैं वो हाइड्रोजन से मैच नहीं कर रही होंगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है, ये एक प्रोटॉन है जो है वो डिफरेंट तरह से इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन अरेंज होंगे, उनको अपनी तरफ खींच रहा होगा। जबकि कार्बन में 6 प्रोटॉन्स हैं, तो वो 6 प्रोटॉन कुछ ज़्यादा क़ुव्वत से अपने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे, तो उनके जो एनर्जी लेवल हैं वो और तरह से अरेंज होंगे। तो ये बात समझ आ रही है आपको? बेस्ड ऑन दी एनर्जी लेवल्स
हमारे पास, जैसे आप बोहर का एटॉमिक नंबर स्टडी करेंगे तो आपके पास आप हाइड्रोजन के लिए हम उसको स्टडी करते हैं, तो हाइड्रोजन के आपके पास एनर्जी लेवल्स आएंगे तो आप हाइड्रोजन को देखेंगे कि उसके कुछ डिफरेंट एनर्जीज़ के ऊपर आपको एनर्जीज़ भी लिख के दी होंगी, लैम्डा भी दिया होगा, तो वो एनर्जी जो हैं वो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है। कार्बन के साथ अपनी उसकी कुछ एनर्जीज़ हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, एवरी एलिमेंट हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ एनर्जीज। जब भी हम उसको डिस्चार्ज ट्यूब में भरते हैं, उसमें से एक्साइटेशन कराते हैं, फिर डी एक्साइट होके जब फोटोन हमारे पास आते हैं तो हम देखते हैं कि भाई उसके तो ये पर्टिकुलर फोटोन जो हैं उसके अंदर हैं। तो जब भी आपके पास वो पर्टिकुलर फोटोन आते हैं तो हम कहते हैं कि ये फोटोन जो हैं वो सिर्फ इस एलिमेंट का ही हिस्सा खासा हैं, या यही एलिमेंट के फिंगरप्रिंट्स हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स हमें एक दूसरे इंसान से जो है वो मुख्तलिफ बनाते हैं, इसी तरह जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के जो स्पेक्ट्रा है, ख़ास तौर पर उनका लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है, एटम्स का लाइन स्पेक्ट्रा, ये एटम का लाइन स्पेक्ट्रा जो है वो हमें उन एलिमेंट के पहचान बताता है। सो दो तरह के स्पेक्ट्रा होते हैं, इसको आप याद रखें कि एक तो होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, और दूसरा जो है वो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है। तो ये हम एमिशन स्पेक्ट्रा देख रहे हैं, जब हम ये डिस्चार्ज ट्यूब स्टडी कर रहे हैं तो हम एमिशन स्पेक्ट्रा देख रहे हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होगा कि आपके पास एक एटम है और वो एटम जो है उसके ऊपर आपने लाइट शाइन की है, फोटोन शाइन किए हैं हर एक वेवलेंथ के, तो ये एटम उनमें से कौन कौन सा फोटोन अब्जॉर्ब करता है। तो याद रखें कि जो फोटोन एटम एब्जॉर्ब करेगा वही एमिट करेगा। तो अगर मैं हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा देखूं तो जो उसने फ़ोटोन एमिट किए थे, यही फ़ोटोन वो किसी लाइट के अंदर से एब्जॉर्ब करेगा। अगर आप उसके ऊपर सारी वेवलेंथ की लाइट शाइन करते हैं हाइड्रोजन के ऊपर, तो हाइड्रोजन सिर्फ इन्हीं फ़ोटोन को दोबारा एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि जाहिर है ये जो इसकी एनर्जी लेवल है उनके बीच में डिस्टेंस तो चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि इस एनर्जी लेवल और इस एनर्जी के लेवल के बीच में जो भी डिस्टेंस है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल जो भी एनर्जी है, दैट हैज़ अ पर्टिकुलर फोटोन एच एफ एसोसिएटेड विद इट। ये पर्टिकुलर फोटोन जो है यही एब्जॉर्ब होगा और यही इमिट होगा। तो एमिशन स्पेक्ट्रा इज़, जब आप डिस्चार्ज ट्यूब में भर के लाइट, निकलने वाली लाइट को स्टडी करते हैं, ये निकलने वाली लाइट आपको जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके ऊपर फोटोन जो हैं वो, बाकी सारा कुछ डार्क होता है, फोटोन लाइट कलर के नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। जबकि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है उसमें आपने, जाहिर है आपने सारी लाइट की वेवलेंथ के ऊपर शाइन की हैं, तो इसके अंदर आपको बाकी सारी जगह जो है वो लाइट नज़र आ रही होगी, जबकि ये जो आपके पास लाइंस हैं जिनके ऊपर फोटोन्स आ रहे हैं ये डार्क होंगी, क्योंकि ये लाइट अब्जॉर्ब हो गई हुई है। अच्छा, प्लीज़ आस्क मी क्वेश्चंस। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आती, आई विल गिव यू विजुअल क्लूज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, डू आस्क मी क्वेश्चंस। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है कि आपके पास सारी लाइट्स आपने दी, तो लाइट को आपने वाइट कलर में शो कर दिया कि जी ये सारी लाइट मैंने दी है। इसमें से कौन कौन सी लाइट अब्जॉर्ब हुई, ये जो ब्लैक लाइंस हैं, क्योंकि ये ब्लैक लाइंस जब अब्जॉर्ब हो गई तो यहाँ पर डार्कनेस शो होने लग गई है कि ये फोटोन अब्जॉर्ब हो गए हैं। इसी तरह अगर आपने एमिशन स्पेक्ट्रा देखना है तो एमिशन स्पेक्ट्रा में भी सेम वेवलेंथ, आप देखें सेम वेवलेंथ वाली जो जगह हैं, बाकी सारी जगह ब्लैक है, यानी यहाँ से लाइट एमिट नहीं हुई, ये वाली लाइट एमिट नहीं हुई, ये सारी जगह ब्लैक है, जबकि जो लाइट एमिट हुई है उस जगह पर हमने जो है वो वाइट लाइंस शो की हुई हैं। तो ये वाइट लाइंस जिसको रिस्पॉन्ड कर रही हैं टू द एमिशन स्पेक्ट्रा, और ये सेम है, अगर ये एक एलिमेंट है दोनों जगह पर सेम ही लाइट अब्जॉर्ब होगी, सेम ही लाइट एमिट होगी। स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट क्या है, फॉर एग्जांपल द लुमिनस पार्ट ऑफ सन रेडिएट्स वेरी लाइकली लाइक अ ब्लैक बॉडी हीटेड एट 5800 Kelvin and is surrounded by an envelope of cooler gas that absorb light of certain wavelengths only. Due to this reason, the spectrum of sunlight consists of dark lines. Many other stars have also spectra of this kind. Dark lines से पे क्यों मतलब उनका emission spectra है, तो कहते हैं कुछ जो लाइट है वो उसके अराउंड ही कूलर गैस एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी मोस्ट ऑफ द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ सन इज़ कि वो जो कूलर गैस है वो वो ये कुछ एब्जॉर्ब कर रही है, तो ज़ाहिर आपके पास सारी लाइट नहीं आ रही, देयर विल बी सम डार्क लाइंस जो कि एब्जॉर्ब हो गई हैं। स्पेक्ट्रल सीरीज़ क्या है, द वेवलेंथ इन दी स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट कोरिस्पॉन्ड टू सेट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइंस। जैसे हमने कहा जो आपका हाइड्रोजन है, लेट्स सपोज वो ये चार जो आपके पास फोटोन हैं यही एब्जॉर्ब हो रहे हैं, यही इमिट हो रहे हैं, तो ये जो सीरीज़ होगी इन फोटॉन्स की, इनको हम स्पेक्ट्रल सीरीज़ कहेंगे, यानी ये पर्टिकुलर फोटोन
जो है वो अब्जॉर्ब या एमिट हो रहे हैं। तो ये सीरीज़ स्पेक्ट्रल सीरीज़ कहलाएगी। दी फर्स्ट सच सीरीज़ वाज ऑब्जर्व बाय बाल्मर। अच्छा, ये सीरीज़ जो है वो लाइट के फिर रीजन्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रीजन है जिसके अंदर हम इन सीरीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। सो पहला जो ऐसा सीरीज़ थी वो ऑब्जर्व की बाल्मर ने, इसको हम बाल्मर सीरीज़ भी कहते हैं। और ये द लाइन विद द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, दिस इज़ called H alpha, the next is called H beta, the next is called H gamma. So basically बाल्मर सीरीज़ क्या है कि आपके पास हाइड्रोजन में हमने कहा ना कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं corresponding to this is n is equal to 1 2 3 4 5। तो अब अगर आपके पास एटम एक्साइट हुआ है और वो डी एक्साइट होगा और डी एक्साइट होके आपके पास लेट से कि वो सेकंड ऑर्बिट में आता है। सो लाइक थर्ड से सेकंड में आएगा, फोर्थ से सेकंड में आएगा, फिफ्थ से सेकंड में आएगा या सिक्स से सेकंड में आएगा। इसके ऊपर बेस करता है। दिस इज़ कॉल्ड एच अल्फा लाइन, सेकंड वाले को एच बीटा, थर्ड वाले को एच गैमा। सो ये हमारे पास बाल्मर सीरीज़ थी। क्योंकि बाल्मर सीरीज़ विजिबल रीजन में फॉल करती है तो सबसे पहले विजिबल रीजन जो है वो स्टडी किया गया था। तो बाल्मर सीरीज़ जो है वो सारी विजिबल रीजन की सीरीज़ है। इसी तरह लाइमन सीरीज़, आगे हम जाके देखते हैं कि 5 एक मोर सीरीज़ हैं जो कि बाकी रीजन्स के अंदर भी लाई करती हैं। अब रीजन से मेरा क्या मुराद है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये जो गैमा रेज़ हैं, फिर एक्स रेज़ हैं, फिर यूवी है, फिर विजिबल है, फिर इंफ्रारेड है। तो ये कुछ जो लाइट लेट से अगर आपके पास N1 में ट्रांजिशन होती हैं, यानी सेकंड से फर्स्ट में आते हैं, थर्ड से फर्स्ट में आते हैं, फोर्थ से फर्स्ट में आते हैं, तो ये यूवी लाइट निकलती है। सेकंड में सारी विजिबल लाइट है, फिर ठीक है थर्ड में जो है वो इंफ्रारेड है, फिर फोर्थ में फार इंफ्रारेड। तो इस तरह यानी आपके पास एक पूरी सीरीज़ आती है। तो जो सारी एक रीजन की लाइंस होंगी उनको हम स्पेक्ट्रल सीरीज़ कहेंगे। जैसे बाल्मर सीरीज़ है, सारी विजिबल रीजन में लाई कर रही है। इट इज़ क्लियर that the wavelength decreases. As the wavelength decreases, the lines become closer and weaker in intensity until the series limit is reached. Beyond this limit, there is no further separate lines but only a faint continuous spectrum. By hit and trial method, Balmer found the formula that correctly predicts the wavelength of these 4 visible lines. बाल्मर की जो 4 विजिबल लाइंस थी उसने उसकी आपको जो है वो सीरीज़ जो है वो बताई। जैसे एच अल्फ़ा यानी उसका फॉर्मूला उसने बनाया, एच बीटा गैमा। और चूँकि कहता है कि जैसे जैसे एटम जो है वो उसकी एनर्जी लेवल, सो अगर हम एटम के एनर्जी लेवल्स को देखें तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जाते हैं, एटम के जो एनर्जी लेवल्स हैं ये करीब करीब होते जाते हैं। सो करीब करीब होते जाते हैं। तो जब यहाँ से ट्रांजिशन होगी तो जो कि ये इतनी करीब करीब लाइंस हैं, जब इनमें से अब एक इस वाली से ट्रांजिशन हुई है और एक ये ऊपर वाली से ट्रांजिशन हुई है, तो ये दोनों इतनी करीब होंगी कि बाद में जो स्पेक्ट्रा है कहता है वो कॉन्टीन्यूस नज़र आएगा। सो पहले तो आपको ये डिस्क्रीट लाइन नज़र आ रही है, लेकिन उसके बाद एक कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। सो इसके लिए उसने हिट एंड ट्रायल मेथड यानी वैल्यूज़ पुट करके ना, तो उसने एक फार्मूला बनाया। ये फार्मूला जो है वो ये है 1/λ। ये लैम्डा वो वाली वेवलेंथ है जो कि एमिट हुई है, जो एनर्जी या जो लाइट एमिट हुई है उसकी वेवलेंथ है। चूँकि बाल्मर सीरीज़ जो है वो वाले सारे यानी इस लाइंस थी जो कि किसी भी हाई एनर्जी लेवल से फोटॉन्स जो सेकंड में आ रहे थे। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है और n जो है वो 3 4 5 है। चूँकि 1 से तो 2 में आ नहीं सकता जिससे फ़ोटोन एमिट होगा, फ़ोटोन वहाँ पे एब्जॉर्ब होगा। जो एमिशन है फ़ोटोन का वो तभी होगा जब किसी हायर लेवल से आप लोअर लेवल में आएंगे। तो थर्ड से सेकंड में, फोर्थ से सेकंड में, फिफ्थ से सेकंड में, जैसे मैंने आपको भी बताया। तो इससे सारी बाल्मर सीरीज़ एमिट होगी। तो ये सारी बाल्मर सीरीज़ का फार्मूला है। यानी अगर आपको एच अल्फ़ा लाइन चाहिए तो आपने यहाँ पे 2 की जगह 3 n की जगह 3 पुट करना है। तो 2n² 3n²। r जो है ये आपके पास रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ये दी हुई है। तो ये है जी लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एन एटम, स्पेक्ट्रल सीरीज़ है, ये हमारा लाइन स्पेक्ट्रा है। सो लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो लाइन स्पेक्ट्रा में आपके पास जो स्पेक्ट्रम है उसमें लाइंस आती हैं, ठीक है, लाइंस आती हैं इस तरह की। अगर आपके पास, और ये एटॉमिक एलिमेंट की एटॉमिक फॉर्म से आता है, ठीक है। अगर आपके पास एक एटम है, एटम एटॉमिक फॉर्म में है आपका जो मटेरियल है, तो आपके पास लाइन स्पेक्ट्रा आएगा। आप आगे जाके मज़ीद स्टडी करेंगे कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा भी होता है जिसमें कि आपके पास लाइंस नहीं होती बल्कि बैंड्स होते हैं। यानी आपके पास इस तरह का एक बैंड होगा, उसमें ढेर सारी वेवलेंथ्स होंगी, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस खाली होगा, फिर एक और बैंड होगा। तो वो चूँकि 2 एटम्स आपस में बॉन्ड बनाया होता है, उन दोनों के एनर्जी लेवल मिक्सअप होते हैं, तो उससे आपके पास इस तरह के बैंड आते हैं, ठीक है।
इसी तरह मज़ीद आप जब आपके पास एक कॉन्टिन्यूस मटेरियल होता है, यानी आपके पास मॉलिक्यूल्स भी नहीं, अब आपके पास ढेर सारे नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, यानी एक मटेरियल है, तो मटेरियल की का जो स्पेक्ट्रम होता है एमिशन, वो ना तो लाइन होता है ना वो बैंड होता है, बल्कि वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है। अब कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में कैसा होगा कि आपके पास हर मतलब एक पूरा, जैसे जैसे ये है ना आपके पास, जैसे ये हमने कहा कि ये यहाँ पे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, उस तरह का स्पेक्ट्रम आपके पास आएगा। आपके पास बहुत सारी लाइंस क्लोजली स्पेस टुगेदर होंगी और पूरा एक रीजन होगा जिसमें ये सारी कंटिन्यूस लाइंस होंगी। तो हमने कहा कि एटम इंडिविजुअली लाइन स्पेक्ट्रा बनाते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बैंड स्पेक्ट्रा बनाते हैं, और जो कंटिन्यू और ढेर सारे नंबर ऑफ़ एटम्स आप कह लो कि जो मटेरियल है अगर उसका एमिशन स्पेक्ट्रा देखें तो वो क्या बनाता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो यहाँ से हमें पता चलता है कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अगर हम देखें तो स्पेक्ट्रा ऑफ नो टू एलिमेंट्स आर अलाइक, तो हाइड्रोजन नहीं, ये किसी भी एलिमेंट के लिए ट्रू है कि कोई भी दो एलिमेंट जो है उनका स्पेक्ट्रा एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि उनकी एनर्जी लेवल जो है वो डिफरेंट है, इसलिए उनका जो स्पेक्ट्रा है वो भी डिफरेंट होगा। डिफरेंट लाइंस जो हैं वो हर एक एलिमेंट एमिट करेगा। दिस मीन्स दैट ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, यानी उसका अपना एक फिंगरप्रिंट है, अपना एक करेक्टरिस्टिक है। This fact has since been utilized in identifying an element with the help of this characteristic spectrum. एटम को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे इंसानों को फिंगरप्रिंट से कर सकते हैं, ये एमिशन स्पेक्ट्रा एटम्स का फिंगरप्रिंट है, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं उस एलिमेंट को इससे। यानी अगर हमारे पास सिर्फ लाइट आ रही है और एलिमेंट खुद नज़र नहीं आ रहा, तो हम उस लाइट को स्टडी करके बता सकते हैं कि ये लाइट किस एलिमेंट से निकल रही होगी। Each spectrum consists of different series which are not only present in visible portion of the electromagnetic spectrum but also in infrared and ultraviolet region also। ठीक है, तो विजिबल रीजन को तो सबसे पहले स्टडी कर लिया गया हाइड्रोजन के फॉर एग्जांपल, चूँकि जब तब हमारे पास बाकी स्पेक्ट्रा को स्टडी करने के लिए वो नहीं थे इंस्ट्रूमेंट, तो बाल्मर सीरीज सबसे पहले आई, लेकिन उसके बाद इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट को भी स्टडी कर लिया गया। These series consist of lines which are called spectral lines. Each line of the series represent a particular frequency or wavelength। ठीक है, क्योंकि ये particular frequency दो एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन से ही निकली होगी, तो ये एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का वेवलेंथ का फोटोन होता है। The spacing between lines goes on decreasing until two lines overlap and then the portion of this portion is called series limit। तो जैसे ये मैंने आपको बताया कि पहले आपके पास सेपरेट लाइन होती हैं, फिर लाइंस के बीच में डिस्टेंस डिक्रीज होने लग जाता है क्योंकि आपके पास एनर्जी लेवल जो है वो भी करीब करीब आने लग जाते हैं, और फिर सीरीज़ की लिमिट रीच हो जाती है। यानी आप कह लो कि एन जो है वो जो हम ये कह रहे थे कि n=1 है, तो मतलब n इन्फिनिटी तक वैसे तो जाता है, लेकिन ये कि फिर एक पॉइंट पर ये सारी चीज़ें जो है वो फजी हो जाती हैं और एक लिमिट आ जाती है कि वो जहाँ पर आपके पास एटम आयनाइज होता है, तो उस वो वाला पॉइंट आ जाता है। दी सीरीज कंसिस्ट ऑफ लाइन्स, ईच लाइन ऑफ सीरीज इज़, ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि विद डिक्रीज इन स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स वेवलेंथ रिप्रेजेंट बाय टू लाइन्स ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग। द फर्स्ट लाइन ऑफ पर्टिकुलर सीरीज रिप्रेजेंट मैक्सिमम वेवलेंथ, फिर आपके पास वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होने लग जाती है, और जाहिर है देखो मतलब फर्स्ट दोनों के बीच में डिस्टेंस तो कम है ना, दो ये वाले एच अल्फ़ा, और फिर जैसे जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे एनर्जी इंक्रीज़ होगी, वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, सो since hydrogen is simplest of all atoms, its spectrum was studied with particular interest. Being the simplest, it was expected that it will help in understanding the theory of optical spectra. Optical spectra मतलब यही लाइट का स्पेक्ट्रा। There are 5 series जो कि हमने स्टडी की। ये भी आप टॉपिक जो है वो अगर आप चाहें तो सेकेंडरी से कर सकते हैं। मुझे याद आ रहा है कि वहाँ पर ये सीरीज़ जो है वो सही से बताई नहीं है। तो अब ये 5 सीरीज़ हैं जो कि हाइड्रोजन के लिए स्टडी की गई। तो लाइमन सीरीज़ है, बाल्मर सीरीज़ है, पास्चन सीरीज़ है, ब्रैकेट है, फंड है, ये सारे साइंटिस्ट के नेम पर है जिन्होंने इन सीरीज़ को स्टडी किया। तो बाल्मर हमने पहले देखी। लाइमन जो है वो सारे वो वाले ट्रांजिशन होंगी जो किसी भी हाई एनर्जी लेवल से फर्स्ट लेवल में आएंगी, तो हैंस यहाँ पर 1 है, यहाँ पे n² है। पास्चन में किसी भी लेवल से थर्ड लेवल में आने वाले, तो n जो है फिर 4 से स्टार्ट होगा, 5 6 7, जिस भी लेवल में ट्रांजिशन यानी एटम फोटोन आ रहा है, जो n है वो उससे हायर लेवल के एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। सो ये 2 3 4 इस तरह, ये 4 5 6 एंड सो ऑन, ये 5 6 7। तो ये आपके पास साइड पर उसने जो है वो लाइमन सीरीज़ बनाई भी हुई है, ये
किस में होती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में है, बाल्मर सीरीज़ विजिबल रीजन में है, फिर ये सीरीज़ इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड और नियर इंफ्रारेड सीरीज़ यानी उसमें तीनों जो है वो फॉल करती हैं। दी जनरल फार्मूला क्या है जी इसका, ऑफ फ्रिक्वेंसी कैन बी रिटन एज दिस, द स्पेक्ट्रल बहरहाल आप ये वाला ही कर लीजिएगा। इस जनरल फार्मूला के अंदर उन्होंने यहाँ पर स्टिल 2 लिखा हुआ है। हाँ, ये जनरल फार्मूला कर लें। जनरल फार्मूला फॉर बाल्मर नहीं, कोई भी सीरीज़ के लिए, क्योंकि एम जो है फिर उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे एम आ रहा है, एम इज़ 1 फॉर लाइमन सीरीज़, 2 इज़ फॉर बाल्मर सीरीज़ एंड सो ऑन सो फोर्थ। एन जो है फिर ज़ाहिर उस हिसाब से आगे से स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ द जनरल फार्मूला फॉर स्पेक्ट्रल सीरीज़, नॉट बाल्मर फार्मूला है बट इट्स फॉर स्पेक्ट्रल सीरीज़, ईदर ऑफ इट। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी बोहर का एटॉमिक मॉडल। आपने उसके पॉस्टुलेट करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया एफएससी आप कर सकते हैं, ठीक है। और सारे इसके आगे एनर्जी लेवल की कैलकुलेशन आपने हाथ से करके एक दफ़ा मुझे ओके कर देना है कि यू हैव अंडरस्टूड इट।